ऑनलाइन वालों क्लियर हो? ऑडियो ऑडियो क्लियर है? चले जबरदस्त। एक टॉपिक हमने आज स्टार्ट करना है जिसका नाम है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सही है? इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको पहले। यार इसको बैकग्राउंड कर देना तलब। प्लानिंग फेज पे हम रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसा ही है भाई, प्लानिंग फेज हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं? रिस्क। जब हम रिस्क आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इस रिस्क के अगेंस्ट हमें कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं ताकि एज एन ऑडिटर हम क्या ऑब्टेन कर सकें? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। पहला तरीका हमारे पास क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। दूसरा तरीका हमारे पास है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ये दो तरीके हैं जिससे आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में हमारे पास मजीद दो तरीके हैं। एक है हमारे पास टेस्ट ऑफ डिटेल्स, और दूसरा हमारे पास है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो टेक्निकली स्पीकिंग हमारे पास तीन तरीके हैं। एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, एक टेस्ट ऑफ डिटेल है, एक सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है। ये क्या है इसका थोड़ा बहुत हमें आइडिया है कि अगर मैं कंट्रोल्स को टेस्ट कर लूं कि क्या इस कंट्रोल में वाकई में दो बंदों के सिग्नेचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्या ये सीक्वेंशियली नंबर्ड है या नहीं, तो ये मेरा कहलाएगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जो कि हमारा आज की क्लास का एजेंडा नहीं है। दूसरा हमारे पास है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसके ऊपर एक आइजा है जिसका नाम है आइजा 520। ये भी हमारे एजेंडा का पार्ट नहीं है, ये भी आज की क्लास का हमारा एजेंडा नहीं है। आज की क्लास का जो हमारा एजेंडा है उसका नाम है टेस्ट ऑफ डिटेल्स। क्या यहां तक बात समझ आती है? ये हमने पढ़ना है और अगले 3-4 क्लासेस हमने इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, और आगे जितने भी टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे उसके अंदर ये एरिया बार बार एन हो रहा होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिहाज से और मार्च 23 के लिहाज से, हम सबको पता है जब नई एजुकेशन स्कीम आई तो ग्रिड चेंज हो गई थी। ऐसा ही है? जब ग्रिड चेंज हुई थी तो इसमें एक इशू आ गया था। इशू ये आया था, ग्रिड चेंज होने से पहले सब्सटेंटिव प्रोसीजर जिस ग्रिड में था उसके अंदर 15 स्टैंडर्ड्स थे, और उन 15 स्टैंडर्ड की कंबाइंड वेटेज कितनी थी? 25 से 30 मार्क्स। तो इसका मतलब है सब्सटेंटिव उन एरियाज में इतना एग्जामिन हो ही नहीं सकता, बिकॉज जब उसको 15 स्टैंडर्ड्स को टेस्ट करना है तो वो तो सब्सटेंटिव का नंबर ही नहीं आता था। ये मसला होता था। जो नई ग्रिड आई है उसमें सब्सटेंटिव की वेटेज हमारे पास कुछ 40 से 50 मार्क्स से चलेगी। जो परफॉर्मेंस का पूरा हमारे पास एरिया है वो 40 से 50 मार्क्स से चलेगा, और ये वो रीजन है कि अब पेपर में अगर ये आता है तो 30 से 35 नंबर का आराम से आ जाता है, और यहाँ पे आई कैप को आपके पास डॉज करने के तरीके बहुत मौजूद है। तो दूसरा मसला यहाँ पर ये है, समझ तो लेंगे इसको इंशाल्लाह। समझने के बाद मसला ये होगा प्रैक्टिस का। क्यों प्रैक्टिस का मसला होगा? बिकॉज स्कीम तो एक साल पहले चेंज हुई है, तो एक साल से प्रीवियस अटेम्प्ट्स अगर आप देखेंगे तो आपको सब्सटेंटिव के सिर्फ और सिर्फ 3 अच्छे सवाल मिलेंगे। कितने अच्छे सवाल मिलेंगे आपको? सिर्फ 3 अच्छे सवाल मिलेंगे। किसके मिलेंगे? सब्सटेंटिव के। लेकिन फाइनल में तो ये एरिया एग्जामिन होता है, आईसीडब्ल्यू में एग्जामिन होता है, एसीसी में एग्जामिन होता है, तो फिर इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस हमने ठीक ठाक यहाँ पे क्या है ना यार जगह, तो फिर हमने सब्सटेंटिव को इंशाल्लाह क्या कहते हैं सीफैप के सवाल हमने करने होंगे। अच्छा, अब एक और चीज समझने की कोशिश करें। हमारा बैच स्टार्ट हुआ था सितंबर में, ऐसा ही है? मार्च में अटेम्प्ट है ना हमारी, तो सितंबर में हमारा बैच स्टार्ट हुआ। सितंबर में कुछ दिन हमने पढ़ा, हमने अक्टूबर पढ़ा, हमने नवंबर में कुछ दिन पढ़े। अब मसला ये है कि हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि आप लोग नहीं पढ़ रहे। ये एक सबसे बड़ा मसला है, इसको माने। और अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे, मैं जितना अच्छा पढ़ा दूं आप लोग पास नहीं हो सकते। मैं जितना बुरा पढ़ा लूं, लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप लोग इट मींस पास होने का डिसीजन किसका है? वो आप। अगर जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे, अब हमने करना क्या है आज के दिन में आपको बता दूं हमारी स्ट्रेटेजी क्या होने जा रही है। मंडे टू सैटरडे हमारी कंसेक्यूटिव क्लासेस है। ये बात समझ आती है? मंडे टू सैटरडे हमारी कंसेक्यूटिव क्लासेस है। आज हमारी क्लास होगी, और आज ही के दिन आपको कल आपका सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्विज होगा। आपने नहीं पूछना टॉपिक क्या है, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। आपने आई कैप आपको बताया कि मैं यहां से पूछ रहा हूं? आई कैप तो आपको नहीं पता। इसका मतलब है आपने भी मुझसे जो आज की क्लास में मंडे को पढ़ेंगे वो कल ट्यूसडे को एग्जामिन हो सकता है, और उसके साथ कोई और आइजा भी लग के
ताकि आपकी अपनी एक असेसमेंट हो जाए कि यार एक टॉपिक मैंने 1 महीने पहले पढ़ा था, मैं ये तो चेक कर लूं कि मैं इसको रिकॉल कर भी पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा। और ऐसा नहीं है कि आपको क्विज के लिए अलग से बुलाया जाएगा। प्यारे बच्चों, प्लान क्या है, सिर्फ अगर मेरी कल की क्लास लेट से 2 बजे लेट से, तो इसका मतलब है क्विज जो होगा आपका वो 1 से लेके 1:45 तक होगा। तो आप आए 1:45 तक यहाँ पे आए, रोज आपने बैठ के पौना घंटा 1 घंटा, जहां हमारे 6-7 अच्छे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, फिर क्विज नहीं होगा, फिर हमारे मॉक्स रहेंगे। तो क्विज तो हो ही रहे होंगे डेली बेसिस पे, फिर एक दिन हम क्या डिसाइड कर लेंगे, हम मॉक डिसाइड कर लेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अगर हम इस तरीके से इंशाल्लाह थोड़ी मेहनत कर लें प्यारे बच्चों, तो आपकी डेली बेसिस पे एक असेसमेंट, जितने सवाल मैं मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस ये है कि नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली होता है ये जनवरी के एंड में कोर्स कंप्लीट, जनवरी के एंड में कोर्स कंप्लीट होता है, फरवरी का महीना आपके पास बचता है, सही है, 28 दिन बचेंगे। 28 दिन में से ऑडिट तो नहीं होगा, आपको तो FR2 भी होगा, आपको तो शायद MFA भी होगा, आपका शायद लॉ भी होगा, ग्रुप ए का कोई सब्जेक्ट रुका हुआ होगा। इससे मसला क्या होता है, शायद लेट से आपने कहा पहले शुरू के 8 दिन में FR2 खत्म करता हूँ, फिर उसके बाद 6 दिन में लॉ को खत्म, फिर जब आप ऑडिट लेके बैठते हैं सेकंड या थर्ड वीक में, तो फिर आप कहते हैं कि यार इसमें क्या याद करना है, इसमें क्या मसला है, इसमें ये कॉन्सेप्ट का मसला आ रहा है, इसमें ये मसला आ रहा है। और फिर वहां जो आपकी क्वेरीज जनरेट होना स्टार्ट होती है ना प्यारे बच्चों, मैं चाह रहा हूँ सारी क्वेरीज हमारी डेली बेसिस पे, आपको वो क्वेरीज पूछने का टाइम ही नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज हम डेली बेसिस पे इंशाल्लाह वो असेसमेंट कर रहे होंगे, तो वो क्वेरीज वहां पे कभी भी क्रिएट हो ही नहीं सकेंगी। क्या ये बात आपके समझ आ रहा है? वो क्वेरीज कभी भी क्रिएट नहीं हो सकेगी। तो खुदा का वास्ता है, बड़ा सीरियस रहना है। और ये अब कोई नहीं पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा कि हमारा क्या कहते हैं, एक चीज लाजमी है, क्लास से पहले आपका क्विज होगा। अगर उस टाइम पे कोई और क्लास है आपकी, लेट से FR2 हो रही होगी, या लेट से MFA हो रही होगी, या लेट से टैक्स हो रही होगी, आपने वो क्लासेस अटेंड करनी है, क्लास के बाद जाके आप वो क्विज देते हैं, आप समझ लेंगे। क्विज आपने डेली बेसिस पे लाजमी देना है। और आप एक चीज देखिएगा, जैसे से आप क्विज दे रहे होंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट को आपने खुद से कैसे लेके चलना है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? चले जी। टोटल, मेरी बात सुन ले, टोटल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 10 पेजेस है। मैं एक बार वापस से रिपीट कर दूं, टोटल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के ऊपर कितने पेजेस हैं? सिर्फ 10 पेजेस। क्यों कह रहा हूं? बिकॉज 10 एरियाज है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, 10 एरियाज है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। मैं अगेन बैकग्राउंड में ही हूं, जाहिर सी बात है हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन लेनी होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आ रहा होता है? PP, इन्वेंट्री, इंटेंजिबल, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, कैश एंड बैंक, बैंक लोन, और इसके अलावा क्या आ रहा होगा? प्री पेमेंट आ रहा होगा, एक्रूवल्स आ रहे हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? ये बैलेंस शीट में आ रहा होगा। PNL में मेरे पास क्या आ रहा होगा? रेवेन्यू, परचेजेस कह दूं, और कुछ अदर एक्सपेंसेस। प्यारे बच्चों, ये टोटल कितने बनते हैं? 10 से 12 बनते हैं, 15 बनते हैं, ये हमारे सिलेबस। और कुछ इक्विटी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिजर्व्स, ये टोटल 10 से 15 हेड्स बनते हैं। इन 10 से 15 हेड्स आपके 10 से 15 पेजेस बनते हैं। ये बात आपके, ये 10 से 15 पेजेस में अभी बैठ के आपको पढ़ा सकता हूँ, क्या मुश्किल है? वो 10 पेज आपके साथ मैंने रीड करने, 2-3 अच्छे थ्योरी बेस्ड सवाल कराने। मसला ये होगा, ये सब कुछ करने के बाद पेपर आपका पास नहीं होगा, बिकॉज जिस किस्म का ये सवाल आ रहे हैं या जिस एरिया के सवाल आ रहे हैं, ऐसे वो फाइनल में भी नहीं पूछ रहे, ठीक है? तो बड़े मुश्किल सवाल आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की कुछ, हाँ जी, हमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की कुछ टेक्निक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमें ऐसी टेक्निक समझनी पड़ेगी कि अगर हम ये टेक्निक समझ गए इंशाल्लाह, तो हम खुद से प्रोसीजर ड्राफ्ट कर सकते हैं। हम 1 पेज या 2 पेज या 3 पेज के मोहताज नहीं होंगे। आपका जो भी सीनियर फर्म में है, आप उससे पूछें कि क्या जब फर्म में ऑडिट करने जाते हो किसी क्लाइंट का, तो क्या कोई किताब लेके जाते हो? वो आपसे कहेगा मैं कोई भी किताब लेके नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? बिकॉज वो कहता है सब्सटेंटिव इज कॉमन सेंस, मतलब कॉमन सेंस वाली चीज है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? हमने क्या करना है, हमने इंशाल्लाह इस टेक्निक्स के ऊपर हमने काम करना है, और हमारी अगले 3-4 क्लासेस किसके ऊपर चलती रहेंगी? टेक्निक्स के ऊपर ही चलती रहेंगी। जब आपके पास क्विज आएगा तो इस टेक्निक्स को आपने क्या करना पड़ेगा? अप्लाई कर। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ यार, मैं लिख सकता हूँ या फिर नहीं लिख सकता हूँ, ये डेली बेसिस पर हमारा होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? चले जबरदस्त। और एक और फायदा, यहाँ आपने 1 से लेकर 1:30 तक या 1:45 तक क्विज दिया, 2 बजे जब हमारी क्लास होगी, हम सबसे पहले उन्हीं क्विज को डिस्कस करेंगे, उनके आंसर मैं ड्राफ्ट, आपको पता चल जाएगा आपने क्या लिखा, और इसका एक अच्छा आंसर
क्या होना चाहिए था या उसको कैसे ड्राफ्ट करना चाहिए था, या ये मुझसे चीज मिस हो गई, तो आपको क्या ठीक है ये गलती हुई तो कोई मसला नहीं है, ट्यूसडे को वापस से कोई जगह गलती सुधारो। जब आप ट्यूसडे को करेंगे तो फिर आपको रियलाइज होगा हाँ यार अब अगर मैं इस तरीके से करूं तो मैं, आप समझ रहे हैं हमने ये काम करना है, इससे हमारा इंशाल्लाह टाइम तो सेव होगा ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? चले बिल्कुल रेडी रहना है यार, टेक्निक्स दूसरी बनाना है।